हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल साहित्य गंगा पर। दोस्तों, आपके सामने यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और आपको पता है आप हिंदी से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का भी। तो इसमें 5 से 8 प्रश्न संस्कृत साहित्य से देखने को मिलता है और संस्कृत से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को आधार बना करके मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो की एक ख़ास बात यह है कि संस्कृत के जो भी प्रमुख कवि हैं उनको एक तरह से कहें तो हम एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज का ये पहला वीडियो है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी प्रमुख कवि हैं सब इनकी रचना, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, यानी कि एक कवि से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही हम सभी कवियों को देखेंगे, जो भी 5 से 7 महत्वपूर्ण कवि हैं संस्कृत साहित्य में, उन सबको देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य के कवियों में भास को देखेंगे और फिर एक एक करके हम सभी कवियों को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के पहले कवि संस्कृत साहित्य के हैं, वो है आपके भास। तो सबसे पहले आज हम भास को देखेंगे, फिर एक एक करके नेक्स्ट कवियों को देखते चलेंगे। आइए बिना समय गंवाए शुरू करती हूँ। देखिए, जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन कर दी हूँ मैं, और आप इससे समझ पाएंगे कि वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और वहाँ से प्रश्न PYQ में बने भी हैं। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहले कवि हैं वो है आपके भास। तो भास से आइए उनका देखते हैं जीवन परिचय, उनसे और भी सारी चीज़ें क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहले हैं आपके महाकवि भास। इनका नाम देखिए, जैसे इनका नाम क्या है, भास, और इनका जीवन परिचय जो है ना वो क्या है, अज्ञात है। यानी इनके बारे में कुछ भी सोर्स नहीं मिलता है जिसके उनके बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त हो। और इनकी उपाधि है, यानी कि उपनाम क्या है, धावक के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र इनका क्या है, अगस्त्य गोत्र के हैं, हेमोदक शाखा में भास गोत्र हैं। और इनका जन्म देखें तो 100वीं ईसा पूर्व से 200 ईसा के मध्य माना जाता है। ये किस धर्म के उपासक रहे हैं भास कवि, तो वो आपके वैष्णव धर्म के उपासक रहे हैं। आगे देखते हैं किस रीति में रचना करते हैं, तो इनकी रीति क्या है, वैदर्भी रीति में इन्होंने रचना करी है। इन्होंने रचना करते समय किस गुण का प्रयोग किया है, तो प्रसाद, माधुर्य एवं ओज गुण। ये मुख्य 3 गुण होते ही हैं मुख्य रूप से, और तीनों गुणों का इन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया है। रस देखें तो इनकी रचना में कौन सा रस ज़्यादा मिलता है, श्रृंगार रस एवं वीर रस का प्रयोग इन्होंने किया। इनकी शैली कैसी है, बिल्कुल सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और अकृत्रिम शैली है, यानी कि कोई बनावटी इनकी शैली में, भाषा शैली में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए, इनका प्रिय अलंकार क्या है। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भास का प्रिय अलंकार कौन कौन सा है, तो है आपका अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। ये सभी इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो है आपके भास। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं कि भास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, तिरुवांकुर नगर निवासी टी गणपति शास्त्री ने सन 1910-12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। किसने, टी गणपति शास्त्री ने। कितने नाटकों का, तो 13 नाटकों का, ये टी गणपति शास्त्री के अनुसार। और ये तो मैं बता ही चुकी कि संस्कृत में प्रथम नाटककार कौन है संस्कृत साहित्य में, तो आपके भास जी हैं। और 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो भाग किस बेस पे है, यानी कि उनकी जो कथानक है वो किस बेस पे, किस आधार पे लिखे गए हैं कथा, उसी के आधार पर भास के नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रामायण मूलक नाटक, दूसरा है महाभारत मूलक, तीसरा है उदयन कथा मूलक,
और चौथा है कल्पनामूलक, यानी कि रामायण के आधार पे कथा ली गई है, महाभारत के आधार पे, उदयन कथा के आधार पे और कल्पना के आधार पे। इन्होंने 4 आधारों पर अपनी रचनाओं का एक तरह से कहें तो कथानक बुना है। देखिए इनके नाटक देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम। ये दोनों किस आधार पे है? रामायण कथा मूलक के आधार पे है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका महाभारत मूलक। इसमें देखें तो आप मध्यम व्यायोग है, दूतवाक्यम है, कर्णभार है, दूत घटोत्कच है, पंचरात्रम है, उर्भंगम और फिर बालचरित। ये जो 3 से लेकर के 9 तक हैं, ये सभी महाभारत को आधार बना करके लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखिए उदयन कथा मूलक कौन कौन सी है? वो है आपका प्रतिज्ञा, योगंधर नारायण और फिर 11वां है स्वप्नवास बदता। और फिर 12 नंबर का है इनका कल्पना मूलक जो नाटक है वो अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त। तो ये टोटल इनके 13 नाटक हो गए। इन 13 नाटकों में अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपका प्रतिमा नाटकम, ये तो अभी पूछा गया था टीजीटी में, और आप याद रख लेंगे उर्भंगम, और इन लोगों का विषय भी पूछा जाता है तो अभी हम आगे देखेंगे। ये स्वप्नवास बदतम, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, दूतवाक्यम ये भी इम्पोर्टेंट है, और अभिमारक। ये जो 4 है यहाँ से आपको सीधे प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये किन की नाटक है। आइए अब इनके नाटकों का परिचय देखते हैं। एक एक नाटकों में किस विषय का, किस रस का, किस नायक का वर्णन है। तो देखिए भास के जो पहला नाटक है अभिषेक नाटक, इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि भास के अभिषेक नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो आप बताएंगे 6, ठीक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड की संपूर्ण कथा, यानी कि अभिषेक नाटक में लंका कांड से लेकर के और किष्किंधा कांड से लेकर के लंका कांड तक का वर्णन किया गया, ठीक है। उसमें कथा संक्षेप में है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। और आप देख पा रहे हैं ये राज्याभिषेक जो राम का है, इसी के नाम पर इस कथा का, या कहें कि इस रचना का नाम अभिषेक नाटकम पड़ा है। नेक्स्ट इनका नाटक है वो है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम ये 7 अंकों में है और इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। जैसे हम लोग देखे हैं कि इनके नाटक को 4 भागों में बांटा गया है, तो अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम ये दोनों नाटक इनके राम के कथा को आधार बनाया गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रतिमा नाटकम में अंक कितने हैं? तो 7। नेक्स्ट देखिए इनका थर्ड नाटक है मध्यम व्यायोग। यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है, यानी कि ये मध्यम व्यायोग में कितने अंक हैं? तो 1 अंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। तो ये मध्यम व्यायोग में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया और 1 अंक का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इनका नाटक है दूतवाक्यम। दूतवाक्यम में क्या है? यह एक एकांकी रूपक है, यानी कि ये भी 1 अंकों वाला है और इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। यानी कि जब एक बार युद्ध होने से पहले ये कहें तो पांडवों ने दुर्योधन के पास प्रस्ताव भेजा था कि युद्ध न हो अगर वो मान जाए तो, लेकिन ऐसा दुर्योधन मानने वाला कहाँ था। तो फिर उस प्रस्ताव को लेकर के श्री कृष्ण दूत के रूप में जाते हैं दुर्योधन के पास, उसी का इसमें वर्णन किया गया है और आधार क्या है? महाभारत, आप देख चुके हैं शुरू में। नेक्स्ट है इनका कर्णभार। कर्णभार भी एकांकी है, यानी कि इसमें भी 1 अंक का है यह नाटक और इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। यानी कि कर्णभार नाम से आप समझ रहे हैं, कर्ण जब लास्ट में देखते हैं महाभारत के युद्ध में कि कवच और कुंडल भी कर्ण से दान में मांग लिए जाते हैं और इंद्र
ब्राह्मण के वेश में आते हैं और इससे उस दान में मांग लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि जब तक ये कवच कर्ण पहने रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। तो फिर ब्राह्मण का वेश बना करके इनके पास आते हैं और फिर इनसे वो चीज़ें मांग लेते हैं। और इसीलिए कर्णदानी के रूप में भी जाना जाता है कि उन्होंने, उस कर्ण को भी पता था कि अगर मैं ये चीज़ दे दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा और फिर मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो दानी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाटक है इनका दूत घटोत्कच, 6 नंबर का नाटक है। ये भी एकांकी है, 1 अंकों वाला है। इसमें कथा कैसी है? अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान। यानी कि इसमें कथा कब की है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन उसका क्या कर देता है? अपमान कर देता है। इस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है, नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट नाटक है इनका पंचरात्रम। पंचरात्रम में क्या है? इसमें 3 अंक है। इस नाटक में अंक कितने हैं? 3। और इसमें देखिए वर्णन क्या है। जैसे यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। यानी कि यज्ञ समाप्त हुआ और उसके बाद दुर्योधन ने दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पंचरात्रम यानी 5 रातों की कथा है। वही इसी 5 रात के नाम पर पंचरात्रम इसका नाम पड़ा है और 3 अंक का है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनका नाटक जो है वो है उरुभंगम। उरुभंगम एकांकी है, यानी कि 1 अंक का है। इसमें क्या है? द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन के जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। यानी भंग मतलब भंग किया गया, यानी कि जब द्रौपदी का अपमान हो जाता है तो उसके प्रतिकार यानी कि उसके बदले में भीम देखते ही हैं कि प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि फिर जब तक मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ न देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो उसी का इसमें वर्णन है कि द्रौपदी का अपमान के बाद भीम प्रतिज्ञा करते हैं और उसके बदले में दुर्योधन का जंघा तोड़ने के लिए प्रण कर लेते हैं। तो उरुभंगम में उसी सीन का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, 9वें नाटक में बालचरित नामक इनका 9वां नाटक है और इसमें 5 अंक हैं। इसमें क्या है? श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा वर्णित है। यानी कि बालचरित में ज़्यादातर श्री कृष्ण की कथाएं हैं और कब तक हैं? यानी कि जन्म से लेकर श्री कृष्ण का जब से जन्म होता है और कंस को जब वो मारते हैं तब तक बालचरित में लिखा गया है और ये 5 अंकों में है। नेक्स्ट नाटक है इनका चारुदत्त। चारुदत्त में 4 अंक हैं और इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और बसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भारत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। यानी कि चारुदत्त में 4 अंक तो है और इसमें वर्णन किस चीज़ का है? निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त जो है वो बसंत सेना नाम की वेश्या से प्रेम करता है, उसके प्रेम का इसमें वर्णन है। और फिर इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा क्या है? अधूरी मानी गई है। अब आपसे ये पूछे कि भास के किस नाटक में कथा अधूरी है, तो फिर याद दिलाएंगे आप चारुदत्त में, याद रखेंगे। नेक्स्ट इनका नाटक है अभिमारक। अभिमारक में क्या है? ये 6 अंकों का नाटक है और इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजकुमार अभिमारक का राजा है और कुंती की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है। जो अभिमारक का राजा है उसका कुंती की पुत्री जो है कुरंगी, उसी के साथ विवाह और प्रणय का वर्णन है। किसमें? अभिमारक में, और यह 6 अंकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट नाटक इनका है प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण। इसमें क्या है? ये 4 अंकों का नाटक है
और इसमें उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। यानी कि उदयन नाम का जो राजा है वो वासवदत्ता से प्रेम करता है और फिर अंत में विवाह भी होता है, उसी का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। यानी कि इसमें उदयन नाम का एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है योगंधरायण नाम का। ये उदयन राजा है, ये योगंधरायण उसका मंत्री है और उदयन वासवदत्ता से प्रेम करता है। इसी चक्कर में एक बार वह प्रद्योत के यहाँ पकड़ा जाता है और फिर उसे जेल में, मतलब एक तरह से कहें तो डाल दिया जाता है। फिर उसको छुड़ाता कौन है? तो योगंधरायण छुड़ाता है। इसी सब चीज़ों का प्रतिज्ञा योगंधरायण में वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, उनका 13वें नंबर का नाटक है, यह है स्वप्न वासवदत्तम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार ऐसे वन लाइनर में पूछ लिया गया है कि स्वप्न वासवदत्तम किसकी नाटक है, तो आप याद रखेंगे भास का। इसमें अंक कितने हैं? इसमें कुल अंक हैं आपके 6 और योगंधरायण का वासवदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहरित राज्य को पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। यानी कि वहाँ देखते हैं कि उसको छुड़ाता है योगंधरायण और वासवदत्ता के मरने के प्रवाद को फैला देता है, उदयन का पद्मावती से विवाह कराता है और पुनः उदयन के अपहरित यानी कि खोए हुए राज को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन इसमें क्या है? स्वप्न वासवदत्तम में किया गया है। अब देखिए स्वप्न वासवदत्तम में उसका परिचय, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आपका। जैसे लेखक कौन है स्वप्न वासवदत्तम का? तो महाकवि भास। इसकी काव्य विधा क्या है? तो नाटक है। कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंकों में विभाजन है। और उपजीव्य इसका ग्रंथ क्या रहा है? तो वो है ऐतिहासिक गुणाढ्य बृहद कथा के आधार पर स्वप्न वासवदत्तम का लेखन हुआ है। और इस श्लोकों की संख्या पूछ ले तो 57। वैसे यहाँ से पूछता नहीं है, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रचयिता और नाटक विधा का है और 6 अंकों में है। तो ये रहा इसके सारे स्वप्न वासवदत्ता के परिचय। इसमें और भी देख लीजिए, इसका नायक कौन है स्वप्न वासवदत्ता का? तो उदयन है। नायिका कौन है? वासवदत्ता ही है। विदूषक कौन है? बसंतक है। विदूषक मतलब जो नायक नायिका को मिलाने का काम करता है। कचुकी कौन है? बादरायण है, उदयन का ये कचुकी है। रंभ्य है, महासेन प्रद्योत का। प्रतिनायक कौन है? आरूढ़ी है। प्रधान रस इसका क्या है? तो वह है श्रृंगार रस। यानी कि स्वप्न वासवदत्ता में किस रस का वर्णन किया गया है? तो श्रृंगार रस का। अन्य गौण रस भी है इसमें, जैसे वीर करुण अद्भुत रस भी है। और नायक किस कोटि का है? जैसे नायक नायिका का भी तो आधार होता है ना कि उनको भी अलग अलग कोटियों में बांटा गया। तो इसमें जो नायक हैं वो क्या है? धीर ललित हैं, दक्षिण नायक कह सकते हैं इन्हें। अलंकार किस अलंकार का प्रयोग किया गया? तो उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। गुण इसमें क्या है? प्रसाद माधुर्य और ओज गुण का समन्वय है। रीति क्या है? इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है भास ने। छंद क्या है? तो सर्वाधिक देखें तो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद 22 है और फिर बसंतिल का इसमें 11 है। तो ये सभी स्वप्न वासवदत्ता का परिचय रहा। ये उसका मंगलाचरण है। यहाँ से आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलता है। जितनी चीज़ें कवर करनी थी हमने स्वप्न वासवदत्ता के बारे में वो कर लिया। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत मंगलाचरण में क्या कौन सा छंद है? तो आर्या छंद है। यानी कि आरंभिक के जो मंगलाचरण है उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया? तो वो आर्या छंद है। नाटक का भरत वाक्य देख लीजिए इसमें से, यानी कि वैसे यहाँ से प्रश्न बनने वाला नहीं है तो फिर इसमें हम टाइम क्यों जाया करें। अभी यहाँ पे पात्रों का आप परिचय देख सकते हैं कि कौन क्या रहा है। तो उदयन इसमें कौन रहा है? तो वह है वत्स देश का नायक या राजा। योगंधरायण कौन है? तो उदयन का मंत्री। कोई नहीं, नाम रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बसंतक कौन है? तो विदूषक है, उदयन का मित्र भी है। ब्रह्मचारी कौन है? लवाड़क ग्राम का एक छात्र है। कचुकी कौन है? राजकुल का सेवक है।
शंभसक भट्ट ये कौन है? ये पद्मावती का सेवक है। और रुमड़वान कौन है? ये उदयन के अमात्य तथा सेनापति है। और स्त्री पात्र में देखते हैं और कौन कौन से पात्र हैं। स्त्री पात्रों में देखिए आप, स्वप्नवास बत्ता है, ये नायिका है, उदयन की प्रथम पत्नी कह लें। मगध देश में यही अवंतिका रूप में निवास करती हैं। और पद्मावती है, ये मगधराज दर्शक की बहन है, उदयन की द्वितीय पत्नी है। तापसी कौन है? मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री है। मधुकरिका तथा पद्मिका पद्मावती की सखियां हैं ये दोनों। यहाँ से कभी कभी प्रश्न बनता है कि जो नायिका होती है उसकी दो सखियों का नाम क्या क्या है। तो इसमें आप देखेंगे पद्मावती की जो दो सखियां हैं वो है मधुकरिका और पद्मिका। धात्री कौन है? पद्मावती की उपमाता है। विजया कौन है? वत्सराज की प्रतिहारी है। धात्री कौन है? वासबत्ता की उपमाता है। महादेवी कौन है? ये पद्मावती की माता है। अंगरावती कौन है? पद्योत की रानी है और बांसबत्ता की माता जी हैं। धात्री वसुंधरा कौन है? ये बांसबत्ता की धात्री हैं। और वैदेही कौन है? उदयन की माता है। तो ये सभी स्वप्नवास बत्ता के जो पात्र परिचय थे ये सभी मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ से जो वो ये मतलब हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से जो कथानक है यहाँ से आपसे प्रश्न हिंदी में बनते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न बनते हैं हमने वहाँ सभी चीज़ों को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको महाकवि भास और उनके जो भी नाटक हैं उनसे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझ में आया होगा। तो फिर हम अगर ये कहूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कवि के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।